नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का कायाकल्प होना है। 2 दिन, 8 तारीख और 9 तारीख। 8 तारीख का दिन गुजर गया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रही। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने 77 साल पुरानी चिट्ठी से मोदी और संघ को सत्ता से आउट करने का रास्ता भी निकाला है। जो प्रस्ताव पारित हुआ है आज, वो प्रस्ताव हम आपको दिखाएंगे। उसके जो हाइलाइट्स हैं, जिसे अंडरलाइन करना जरूरी है, जिन लाइनों में बीजेपी को मोदी को सत्ता से दूर करने का, भगाने का फॉर्मूला छिपा हुआ है, वो लाइनें हम आपको एक एक करके पढ़ के बताएंगे। उसके मायने भी समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और बड़ा गंभीर सवाल होगा। इसके लिए भी तैयार रहें। हर दल के भक्त तो सब जगह है, तो कांग्रेस के भी जो भक्त होंगे वो भी तैयार रहेंगे। आज थोड़ा, जब आप देश बदलने निकले हैं, जब आप मोदी और संघ की सांप्रदायिक सोच से लड़ने निकले हैं, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने निकले हैं, कायाकल्प करने निकले हैं, तो उस प्लानिंग से भी 35 नेता गायब हैं। ये कौन से जुगाड़ू नेता हैं? इनकी क्या जरूरत है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? क्यों इनका नाम है? क्या सब वैसे के वैसे हैं? जैसे अभी एक परसों की चिट्ठी से एक भाई साहब हैं, दिन रात क्रिकेट की व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी जोड़ लिए गए हैं। ऐसे लोग जिनके पास इस मौके पर भी वक्त नहीं है, वो कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी जरूरी हो, आगे चर्चा यही हम कहेंगे कि कितना जरूरी किसका काम हो सकता है, कितना भी जरूरी हो। जो 35 गायब हैं सीडब्ल्यूसी में, उन्हें 1 मिनट नहीं रखा जाना चाहिए। अगर अब भी वो हैं, आगे भी रहते हैं, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि वो वही रहेंगे, बाकी भले बाहर हो जाए। जो 35 नहीं थे वो जरूर रहेंगे। तो ये आप तय मान लीजिए कि राहुल गांधी कितना भी जुबानी जमा खर्च कर लें, कितनी भी लिप सर्विस कर दें, होने जाने वाला कुछ नहीं। ये भी साथ साथ हम जोड़ दें। प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त है, प्रस्ताव जबरदस्त है, लेकिन इस चर्चा में स्पेशल चर्चा है। इसमें हेमंत अत्री जी को कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए, साथ में हमारे जुड़े हैं। स्पेशल चर्चा है तो आज स्पेशल गेस्ट है वो। स्वागत है आपका हेमंत भाई। पहले हम पहला पार्ट प्रस्ताव पे आएंगे, सेकंड पार्ट में जाएंगे उस पर कि जो जो गायब हैं, और एकाध तो नेता जिनके ऊपर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी दी जाने वाली थी कि अब इन्हीं के कंधे पर कांग्रेस पार होगी, वही गायब हैं। अब शादी ब्याह दुनिया भर का बहाना आएगा, लेकिन वो सब चलेगा नहीं। आज सबके बहानों पे भी चर्चा होगी। सबसे पहले मैं एक विजुअल कहूं, दिखा दें। इस जो लेटेस्ट विजुअल आया है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी मौजूद हैं। वो विजुअल देख करके और तब हम चर्चा शुरू करेंगे। ये देखिए, सब मौजूद हैं, खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, सभी हैं। हेमंत भाई, अब उस प्रस्ताव पर आ जाइए। जब आप कहेंगे तो मैं प्रस्ताव को स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जिस प्रस्ताव के जरिए संघ और भाजपा दोनों से आर पार की लड़ाई लड़ने का संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी, उस प्रस्ताव के क्या हाइलाइट्स हैं? वो प्रस्ताव लाने के पीछे ब्रेन किसका है, और उस प्रस्ताव को जमीन पर उतारने में कांग्रेस कितनी आपको सक्षम नजर आ रही है? फर्स्ट पार्ट है, पहले ये बताइए। आशीष भाई नमस्कार। आपको, दर्शक साथियों को, आपने 3-4 गंभीर सवाल एक साथ पूछ डाले, तो धर्म संकट में पड़ गया हूं कि कौन से का जवाब दूं, कौन से का नहीं दूं, कैसे दूं, तो पहले इतनी प्रस्ताव मेमोरी नहीं बताइए। होती ना। तो जो प्रस्ताव की जो बात है, बेसिकली देखिए कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। इस जो अधिवेशन है, इसके पीछे आपने बिल्कुल ठीक बताया, 64 साल के बाद वहां हो रहा है गुजरात में सारी बात। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के टेंडर उठाए फिर रही है लगातार, अपने जब से गठित हुई है तब से लेकर के आज तक, कि राष्ट्रवाद का उनसे बड़ा झंडा बरदार कोई नहीं है। और वो राष्ट्रवाद के नाम पर उनका अपना तो कुछ है नहीं, किसी भी कोई सत्ता सेनानी नहीं, कुछ नहीं। तो वो क्या करती है, वो सरदार पटेल की जो विरासत है उसको कब्जा लेती है धोखे से। तो आज बेसिकली दो पर्व है बेसिकली एक तरीके से। एक तो सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती वर्ष है, 150 वर्ष,
और दूसरा गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उसका 100वां साल है। तो उन दोनों को मिला करके पार्टी का जो गुजरात के साथ लिंकेज है ऐतिहासिक तौर पर, उस सारे को रीस्टेब्लिश करने का बेसिक फंडा है। और उस सारे में जो सरदार पटेल की लेगेसी को एक खास अंदाज में नरेंद्र मोदी ने पर्सनली और संघ ने फिर बाद में उसको धीरे धीरे एडॉप्ट कर लिया और एक तरीके से कोशिश की कि सरदार पटेल तो हमारे थे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा इस बात को कि एक्सपोज करना चाहिए, कितने लोग पढ़ते हैं प्रस्ताव या नहीं उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह की कि सरदार पटेल की जो इनके प्रति जो राय थी, आरएसएस के प्रति जो राय थी, और ओवरऑल जितनी भी चीजें थी, उन सबको कहीं ना कहीं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने ला दिया है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो किया कि आरएसएस कांग्रेस पार्टी का जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको कैसे सीधे सीधे करने को तैयार है, आमने सामने का। इसमें जो प्रस्ताव का 5 नंबर पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करके दिया है आपको, उसको देखिएगा। आजादी के संग्राम में जिन ताकतों ने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा आजादी के आंदोलन का विरोध किया, उसी हिंसावादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथुराम गोडसे उसी विकृत विचारधारा से ग्रसित था। दूसरी ओर देश के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार पटेल हिंसा व सांप्रदायिक विचारधारा को राष्ट्रीय हित का दुश्मन मानते थे। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को अपनी कलम से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी समय ऐसी ही हिंसक विचारधारा ने, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, उसी समय ऐसी ही हिंसक विचारधारा ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू तक पर हमला बोलते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी। फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी, जिसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने 8 फरवरी 1948 को अपने पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से किया था। ये तो पत्र भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो आज जो सरदार पटेल सबसे प्रिय हैं, जिसकी विरासत पे आप क्लेम करते हो, उस समय उनको सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की जो बात लोग मांग करते थे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है आशीष भाई, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं कि आपके पास आजादी के आंदोलन में अपनी तो कोई विरासत है ही नहीं, अपना कोई फ्रीडम फाइटर है नहीं। तो जिन सरदार पटेल को आज आप जिनकी लेगेसी पे क्लेम करते हो, उनके साथ भी आपके तत्कालीन लोग किस तरह की विचारधारा रखते थे, इस बात को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। अब ये मीडिया तो इसको कवर करेगा नहीं, डोंगी मीडिया कहीं कवर नहीं करेगा, अखबार में आपको कहीं ये प्रस्ताव दिखाई नहीं देंगे, वो एक अलग पक्ष है, वो कांग्रेस की प्रॉब्लम हो, मेरी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात के साथ जिस तरीके का, चाहे गांधी जी थे, चाहे सरदार पटेल साहब थे, और अगर हकीकत में भी देखेंगे ना, सरदार पटेल साहब की जो विचारधारा थी, उनके जो उसूल थे, उनके जो सिद्धांत थे, वो कुछ और थे। बेसिकली सरदार पटेल सरदार कब बने थे, यह आज की पीढ़ी जानती भी नहीं। सरदार पटेल ने, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने किसान आंदोलन का शुरू किया और वहां से उनको सरदार का नाम मिला। बेसिकली क्या है कि जो सरदार पटेल की विरासत को इन्होंने जिस तरीके से फॉल्स क्लेम किया है, उसको आज उधेड़ने का काम किया है एक खास अंदाज में। उसमें नेहरू के साथ उनके संबंधों को लेकर जो अफवाहें थी, उनको भी कागजों के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, तथ्यों के साथ उसको कहीं ना कहीं सामने लाया है। सरदार की जीवनी सामने आई है, उनकी विचारधारा सामने आई है, और बीजेपी उनका नाम लेती है और काम सारे विपरीत करती है। वो कैसे? सरदार पटेल का नाम भारत की जो बिखरी हुई जो ये थी, अपनी रियासतें थी, उनको जोड़ने में सबसे पहले याद करते हो ना आप। उनका तो काम जोड़ने का था, और बीजेपी का काम क्या है? क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई, इन सभी आधारों पर जितना हो सके विभाजन करना है। नहीं, एक लाइन और ऐड ऑन कर देता हूं। इतिहास के झरोखे में जब आप दिखवा रहे हैं देश को, सरदार पटेल सारी रियासतों को एक करने वाले थे, और इनके जो विचारों के स्रोत हैं, विचारों के सूर्य सावरकर उस दौर में जब सभी रियासतों के एकीकरण कर रहे थे, 562 रियासतें एक साथ इकट्ठा किए, एक ध्वज के नीचे, तिरंगे के नीचे लाए, उस दौर में सावरकर ने चिट्ठियां लिखी थी कि मत विलय करो। सावरकर ये कर रहे थे। अब कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, लेकिन अपना वाला कोई सिंदूर ऐसा है ही नहीं कि जिसको लगा के श्रृंगार करे, तो उधार के सिंदूर लेकर के श्रृंगार कर रहे हैं आज तक। तो ये हकीकत इतना कड़वा सच है, लेकिन क्या बताएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब सिलेबस से आउट कर दिया गया है।
नहीं, हाँ, ये इनकी दुखती रग है एक्चुअली, और इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बारदौली किसान आंदोलन आपको याद होगा कब किया था सरदार बारदौली पटेल? सत्याग्रह, बारदौली हाँ, सत्याग्रह वो हाँ, माइलस्टोन है सरदार हाँ। के पूरे जीवन में। इट वाज द मेकिंग ऑफ सरदार एक्चुअली। सरदार एग्जैक्टली, हाँ। इट वाज द मेकिंग ऑफ सरदार। वो आंदोलन क्यों किया था बारदौली का? वो आंदोलन उन्होंने किया था कि किसानों पर अंग्रेजों ने भारी भरकम कर लगा दिया, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तो सरदार पटेल साहब ने वो सब किया। यहीं से इस आंदोलन के बाद उनका नाम सरदार पड़ा, क्योंकि उन्होंने लीड किया ग्रास रूट के ऊपर और सक्सेस पाई। उसके बाद आज भाजपा की नीतियां देखिए आप। सरदार पटेल किसानों के लिए आंदोलन करते थे उस जमाने में, वहां से उन्होंने अपना नाम हासिल किया। वो एकता के प्रतीक थे, वो जोड़ने के प्रतीक थे। इनका क्या है तो देखिए, भाजपा किसानों को उनकी जमीन जो लेती है उनका उचित मुआवजा तक देने को तैयार नहीं, एमएसपी तक देने को तैयार नहीं। 3 कृषि काले कानून लेके आई, उनको दिल्ली तक आने देने को तैयार नहीं। सड़कों पर नस्त्र बिछाने को तैयार, सड़कों के ऊपर बाउल्डर्स बिछाने को तैयार। 2 साल तक, 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, अभी पंजाब के बॉर्डर बैठे रहे, अभी धक्के से उठाया उनको। एमएसपी की गारंटी नहीं। जब काले कानून वापस लिए प्रधानमंत्री ने तो वायदे किए, उन वायदों का आज तक क्या? तो जो सरदार पटेल की जो लीगेसी है उसकी तो सारे के आप लेटरल स्पिरिट में खिलाफ हो, लेटरल स्पिरिट में। वो तो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। आप क्या हो वो आप तय कर लीजिए। तो पहली बार मुझे लगा कि कांग्रेस, उसके बाद जो है एमएसपी वाला जो सारा मामला है, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, वो सारा इस प्रस्ताव में याद दिलाया गया है कि बीजेपी किस तरीके से न केवल विभाजन करती है बल्कि किसान विरोधी है, कमेरा विरोधी है। तो एक तो पक्ष ये है। दूसरा पक्ष इसमें सबसे, आशीष भाई, क्या है कि जो इनके बारे में, सरदार पटेल के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या फैलाते हैं कि उनको नेहरू ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अरे भाई, उनकी तो डेथ ही 15 दिसंबर 1950 को होगी थी। कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनको सीवियर अटैक हुआ था। तो कहां से वो सब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये सब चलाते रहते हैं सुबह से शाम तक। आपने दूसरा महत्वपूर्ण कहा कि ये इसका पीछे का पर्पस तो है ये जो मैंने आपको बताया, दोनों की कंट्राडिक्शन। कि नेहरू की तो नाम ही लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जिस सरदार पटेल की विरासत पे दावा करते हैं माननीय मोदी जी और आरएसएस आज की तारीख में, कभी उनका संगठन उनको फांसी पर टांगने की बात नहीं करता था। ये एकदम नया है, मेरे लिए भी नया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने भी नहीं पढ़ा था ये। अब सवाल आपने दूसरा कहा कि इसमें कामयाबी कितनी होगी। ये आशीष भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपने असली जो दुखती रग छेड़ी कांग्रेस। देखिए, आपने कहा इतने लोग एब्सेंट हो गए, सारा हो गया, सारी बात ठीक। मैं दिखा देता हूँ तभी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जब दिखा दीजिए अधिवेशन से जो मीडिया रिपोर्ट है, और ये मतलब उनके हवाले से है, वेणुगोपाल के हवाले से है, जो इस कांग्रेस के सबसे बड़े, मुझको लगता है सबसे बड़े विचारक हैं, उसी कांग्रेस के जिसके जो है विचारकों में सरदार पटेल और नेहरू और गांधी थे, उसी के केसी वेणुगोपाल हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में उठे सवाल का जवाब देते हुए बताया, दरअसल प्रियंका गांधी भी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी कुछ कारणों से विदेश में है, जो पहले से तय था। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के अलावा वाड्रा संसद में भी उपस्थित नहीं हो सकेंगी, जिसके लिए उन्होंने पहले से पार्टी अध्यक्ष से अनुमति ली थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि सीडब्ल्यूसी में कुल 158 सदस्यों ने भाग लिया और 35 सदस्य अनुपस्थित थे। देखिए, यहीं पर एक ही खबर में 6 लाइन में 2 थिंक टैंक के, 2 चाणक्य हैं ये कांग्रेस के, वेणुगोपाल और जयराम, ये दोनों एक 6 ही लाइन में आ गए हैं, और 6 लाइन में कांग्रेस की छीछालेदर कर दी है। 6 लाइन और छीछालेदर हटा दीजिए, अब हटा दीजिए, ये 6 लाइन में छीछालेदर हो गई। वो प्रियंका गांधी विदेश में है और ये 35। अब कैसे ये प्रस्ताव तो बना लो, बहुत अच्छा लगा प्रस्ताव, देखने में, पढ़ने में हेमंत भाई को भी अच्छा लगा, सोचने में मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो यार, कम से कम वाकई सरदार की चर्चा करके, सरदार, मैं तो कई बार कहता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, सरदार से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, सरदार पटेल से। तो सरदार के को लेकर के इतना जबरदस्त प्रस्ताव तैयार किया। अब गायब है जो प्रस्ताव इतना बड़ा। आप रणनीति क्या बनाने निकले हैं? इस अधिवेशन को मुझे लगता है कि बड़े लंबे अंतराल बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि गुजरात में मोदी के घर में घुस के कर रहे हैं, और वहीं बैठ करके सबसे पहले गुजरात को चैलेंज कर रहे हैं।
कि गुजरात की 3 दशक की सत्ता उखाड़ फेंके और फिर देश भर में बढ़े। वहीं से राहुल गांधी ने पहली बार, आप तमाम कमियों को एक्सेप्ट किया, लेकिन पहली बार स्लीपर सेल वर्ड इस्तेमाल किया, जो शायद हम ही लोग करते थे, उस वर्ड को इस्तेमाल किया, स्लीपर सेल, एक्सेप्ट किया, स्लीपर सेल है हमारे पास, हमारी पार्टी में। अब वहां पर जहां पर इतना बड़ा एक्सेप्टेंस है और इतना बड़ा जो है टारगेट लक्ष्य रखा है कांग्रेस ने अपने लिए, वहां पर आप सोचो 158 है और 35 गायब हैं। इससे ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी में ये, जब मोदी और संघ के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, जो 35 नहीं आए हैं, उनकी कांग्रेस में क्या जरूरत है? मैं तो कांग्रेस की बात करता हूँ, सीडब्ल्यूसी तो बहुत बड़ी बात हो गई। सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण फैसलों लेने के लिए सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी बॉडी है। हेमंत भाई, ये क्या कर रहे हैं 35 लोग? प्रियंका गांधी को जोड़ के, मैं घटाऊंगा नहीं, मैं जोड़ के कर रहा हूं। ऑब्वियसली नहीं, देखिए वो तो किस उस व्यवस्था में, मुझे तो ये बताया गया था कोई परिवार में जो उनके ससुराल पक्ष में कोई शादी वादी है तो उसमें उन्होंने पहले परमिशन ले रखी थी, मुझे तो ये बताया गया था। खैर, आज की जो मीटिंग थी उसमें बेसिकली क्या है कि शेड्यूल का जो विस्तारित पार्ट होता है ना, एक्सटेंडेड शेड्यूल, उसमें तमाम लोग होते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज, परमानेंट इन्वाइटीज, उस तरह के। अदरवाइज तो शेड्यूल में 20 के आसपास लोग होते हैं। तो उन सब का था। कल कांग्रेस का जनरल अधिवेशन है, जो जनरल बॉडी, जिसमें 2100-2200 लोग के आसपास होंगे। हाँ। सवाल आशीष भाई ये नहीं है हाजिरी कार किसका, सवाल ये है कि जो इस तरह के बड़े कार्यक्रमों में, पहली बात तो आज जो भी आपके पास संसाधन है, जिस तरीके का काडर बचा है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन ऐसे ही 2 अधिवेशन आपको रिसेंट मेमोरी के याद हो तो कांग्रेस ने एक तो रायपुर में किया था, अभी एक जयपुर में किया था। उसमें तमाम संकल्प लिए गए थे पार्टी को रिजुनेट करने के लिए। हाँ। याद होगा उसमें कार्यकाल कितना होगा, कौन होंगे, नए लोगों को लाएंगे, नया ब्लड इन्फ्यूज करेंगे, दुनिया भर के संकल्प थे वो। उन संकल्पों का क्या हुआ, किसी ने सोचा है? देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, कोई कुछ भी कहता रहे, जो राहुल गांधी ने ईमानदारी के साथ सारी स्वीकारोक्ति की है एक से अलग जगह पर, चाहे गुजरात हो, तमाम जगह पर वो ईमानदारी से करते हैं। उनके अंदर कोई बेईमानी वाली वो बात बिल्कुल भी नहीं, ना वो नेता उस तरीके से नेताओं वाली उसमें छल कपट है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हमारे पास बारात के घोड़े हैं और जंगी घोड़े हैं। उनकी चॉइस होती है, बारात में तो जंगी घोड़ों को उतार देते हैं और जंग में बाराती घोड़ों को उतार देते हैं, दोनों में आ जाते हैं। हकीकत तो ये है। आज कांग्रेस के पास कितना कमिटेड कैडर बचा है। आज भी आपने कह दिया 35 एब्सेंट थे, बड़ी अच्छी बात कही आपने, तथ्यों पे कही। मैं दूसरा कह रहा हूं, वहां जो बैठे थे उस मीटिंग के अंदर, उनमें से कितने दिल से कांग्रेसी हैं, जरा ये बता सकते हैं आप? जिस किसी के पीछे सीबीआई, जिस किसी के पीछे ईडी का केस है, आपको लगता है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है? पूरे देश की बात कर रहा हूं, एक पक्ष। हकीकत को आपको समझना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी के लिए वो समय आ गया, कितनी बार मैं और आप बहस कर ले, चर्चा कर ले, और मैं तो दोनों तरफ से गालियां पड़नी है, कांग्रेसी भी गाली देंगे, उधर से भी गालियां मिलती। लेकिन राहुल गांधी की सदाशिता पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी नेक नीति पर किसी को कोई शक नहीं। लेकिन सवाल उनकी अप्रोच का है। ये बात वो 10 बार कह चुके हैं, सालों से कह रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद भी उन्होंने नाम लेके कही थी शेड्यूल की मीटिंग में कि इन नेताओं ने अपने बेटों के चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम लेके कहा, और खुद इस्तीफा दे दिया था। किसी भाई ने इस्तीफा दिया उनके बाद? टीम तो उन्हीं की थी, अध्यक्ष तो वो थे। किसी एक ने दिया तो मुझे नाम बता दो उसका। देखिए समस्या दूसरी है, राहुल गांधी की पीड़ा सच है, राहुल गांधी के मुद्दे ठीक है, आप और मैं सहमत हो सकते हैं, उनके बहुत सारे मुद्दों से मैं सहमत नहीं हूं, बहुत सारी अप्रोच से सहमत भी हूं। लेकिन अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक ड्रामा किया दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के जो तमाम आत्मघाती दस्ता है उसमें, कि हम नए ब्लड को इन्फ्यूज करेंगे, प्रोफेशनल्स को लेकर के आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको ध्यान होगा। मैंने 3 नेताओं को पूछा भाई इसका क्या है, तो सबने कहा कि प्रवीण चक्रवर्ती बताएंगे। पता ही कुछ नहीं, वो स्कीम लॉन्च कर दी। कांग्रेस नेताओं के साथ उनको लगाएंगे इंटर्न के तौर पर, ताकि वो उनसे सीख सके। कांग्रेस में ऐसा कौन सा भगत सिंह है इस टाइम, सरदार पटेल है, जो एसी कमरे से बाहर ट्वीट के अलावा कुछ कर रहा हो? अकेले राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, खड़गे साहब उस उम्र में भी लगे रहते हैं, प्रियंका भी दूर घूमती है। मुझे कांग्रेस के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए सड़कों में संघर्ष कर रहा हो, नाम बता दीजिए आप। तो किसके सारे लड़ोगे आप? मोदी के पास। मैं फिर रोकूंगा, मैं मजबूर हो जाता हूं, मैं चाहता नहीं हूं। बताओ, अगर इनके साथ इंटर्न हो जाएंगे तो कांग्रेस का आने वाला भविष्य 50 साल आगे का भी खराब करके जा रहे हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग की है।
ये जो आज की तारीख में राहुल गांधी और खड़गे साहब की टीम में है, चाहे वो जयराम हो चाहे वेणुगोपाल हो, इनके साथ जो इंटर्न करेगा हेमंत भाई, इनका इंटर्न क्या करेगा हम लोग जानते बहुत अच्छे से। मीडिया में भी बहुत सारे इंटर्न आते हैं, वो इंटर्न देख करके इंटर्न आधा घंटा काम करता है, पता चल जाता है कि तुरंत। हम तो कई बार पूछते हैं, जब फला संपादक के चैनल में काम किए थे क्या, उसके इंटर्नशिप स्किल से पता चल जाता है कि कितना वो लेकर के आया है। तो इंटर्नशिप कहाँ करने जा रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इंटर्न अभी, और एक बात बता दूं, मैं बीच में इंटरप्ट किया हूं तो एक आध बात, अभी जिलाध्यक्षों का सम्मेलन किया ना, कई पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कई जिलाध्यक्ष में हेमंत भाई आपको बताऊं, आपने भी हो सकता है कुछ से बातचीत हो, कई जिलाध्यक्ष दिल्ली के दफ्तर से मीटिंग करने के बाद हमारे दफ्तर आए। वो अपनी व्यथा पीड़ा कहना चाहते थे, बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। हैरान हम रह गए सुन के। यहां तक कि एक जिलाध्यक्ष ने कहा कि सर, चिंता हमें इस बात की है ना कि हमें जो टास्क दिया गया है, हम तो वहां पे जाके मान लिया टास्क में लगे, जो लोग टास्क दिए वही कल भूल जाएंगे कि कौन सा टास्क हमने दिया है। अब गजब ये मैं बहुत जिम्मेदारी से करूं, मैं जिलाध्यक्ष का नाम और वो नहीं कर सकता डिस्क्लोज, लेकिन जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमको टास्क दिए हैं, हम जाके लगेंगे सर। और इस दौर में अगर हम कांग्रेस के साथ हैं तो आप समझ लीजिए, इस दौर में कांग्रेस के साथ, मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बता रहा हूं, इस दौर में कांग्रेस के साथ वही लोग हैं जिनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास रुपया पैसा है वो तो बचाने के लिए भाजपा के पास चला गया है। बड़ी व्यवहारिक बात कही। फिर भी हम लोग जितना भी जैसे कर पाएंगे टास्क करेंगे, लेकिन दिक्कत है कि हम जो करेंगे उसका कोई ऑब्जर्वर है क्या कांग्रेस में। हम ये सब सोच के आए थे कि हो सकता है बताया जाए कि आप जो करेंगे 15 दिन बाद आपकी रिपोर्ट ली जाएगी, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, टास्क आपने दिया, 15 दिन बाद ही उसका रिपोर्ट कार्ड हमारा तैयार होगा कि देखो किसने किया किसने नहीं किया, तो इसी में से छटनी करो कि भाई जो नॉन सीरियस है उनको आउट करो। लेकिन बड़े अद्भुत बात थी कि जो है पूरा पूरा मीटिंग खत्म हो गई, और हमें चिंता यह है कि अगर हम टास्क कर ले तो किसको बताएं, रिपोर्ट किसे करें। प्रभारी महासचिव फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता, हम बताएंगे किसको कि टास्क कर लिए। और पता चला कि दिल्ली उल्ली आए बताने के लिए, तो दिल्ली वाला पूछ लिया कौन सा टास्क भाई साहब, वही भूल गए हैं, और भूल जाते हैं हमारे यहाँ टास्क। ये बड़ी अद्भुत बात थी। दूसरा क्या हुआ था, एक होता है ना कि कम से कम आप एक चेकलिस्ट, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, चेकलिस्ट एक रखते हैं ना किसी टास्क में, कि ये चेकलिस्ट, ये काम हो गया नहीं हुआ, ये वाला हो गया, टिक करते चलो आगे, उस पे प्लस माइनस क्या चुनौती। कुछ भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। राहुल गांधी ने कह दिया था कि हमको जिलाध्यक्षों से मिलना है, नीचे वालों ने बुला लिया जिलाध्यक्षों, कोई तैयारी नहीं की थी। ये मैं बता रहा हूं जो हुआ है। अब जब चर्चा छिड़ी तो थोड़ा जाएगी पीछे। कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था। जो सामान्य प्रेस कॉन वो होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे सेमिनार आपने भी कवर किए होंगे और गए होंगे, हम लोग गए। तो वहां पे किसी सेमिनार में जाइए, एक 100 रुपए का झोला दे देते हैं बैग आखिर में, और उसमें एक रेनॉल्ड का पेन और एक पैड दे देते हैं, नोटबुक। यही जिलाध्यक्षों को पकड़ाया गया है, मेरे पास फोटो भी है जो दिया गया है। अब बताओ, वो खाली नोट पैड और एक पेन और एक वो 100-150 का झोला दे दिया। आपको कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको चेकलिस्ट देनी चाहिए थी, उस चेकलिस्ट को आपको फिर दोबारा रिसीव करना चाहिए था, उस पर इवेल्युएशन करना चाहिए था, मार्किंग करनी चाहिए थी कि हम जो मीटिंग किए उस मीटिंग का रिजल्ट क्या आ रहा है। ये प्लानिंग की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि हटाने की बात आप किसको कर रहे हो, मोदी और शाह को। मोदी और शाह एक एक सीट देश की, लोकसभा की बात करें तो एक एक सीट, विधानसभा की बात करें तो जिस राज्य की विधानसभा की बात करें एक एक सीट, एक एक सीट की रिपोर्टिंग करते हैं, लेते हैं वो। मोदी तो नहीं, मोदी को तो बाहर कर दीजिए, मोदी तो राज करने के लिए जन्मे थे। लेकिन अमित शाह के बारे में लाख बुराई करें हम, आलोचना हमसे ज्यादा कौन करता। लेकिन उस आदमी की खूबी है कि रात 3 बजे तक, जो अभी संसद में कहा लोगों ने कि अमित शाह के शेड्यूल पर संसद चलाया जा रहा है, वो तो रात 3 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं। रात 3 बजे तक जो शाह को कवर करते हैं, बीजेपी कवर करते हैं, उन पत्रकारों का देखा है, 3 बजे तक वो शख्स आज भी काम करता है, और एक एक सीट की डायरेक्ट रिपोर्टिंग है।
आपको बताएं जो गिरीश महाजन का चर्चा, थोड़ी सी बस मुझे 1 मिनट दीजिए, महत्वपूर्ण चर्चा है। गिरीश महाजन जिनके बारे में एकनाथ खड़से ने कहा कि इनका एक मतलब महिला आईएएस और तमाम कल आरोप लगे हैं बड़े गंभीर कि इनका ये रात में 12 बजे, वो बात एक एक पत्रकार ने महाराष्ट्र के खोली कि मंत्री बनने के चक्कर में, एक्सपेंशन के चक्कर में सब लोग अमित शाह के पास आते हैं और अमित शाह का स्टाइल अद्भुत है। मुलाकात हुई तो अमित शाह ने ये नहीं कहा कि मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो ऐसी चीज कह देते हैं कि आदमी कहता है कि चलो यहाँ से कैसे हम निकल लें, क्योंकि इस यहाँ पे तो सारी हमारी सारी रिपोर्ट है। बताइए, एक रिपोर्टिंग वो है। अमित शाह ने कहा, जो दावा है पत्रकार का, तो कि गिरीश महाजन के बैठते ही कि आप एक अफसर से बहुत रात में 12 बजे 1 बजे बात कर रहे हैं, महिला अफसर से, तो वैसे ही पैर हिल गए, नीचे पसीना तलवे में छूट गया। लेकिन टालने के लिए भाई साहब ने कहा कि हो सकता है इतना डीप रिपोर्टिंग ना हो, कहे वो मंत्रालय के काम वगैरह की वजह से फोन करना पड़ता हो। तो शाह ने कहा कि वो आपके मंत्रालय की ही नहीं है, आपके मंत्रालय की नहीं है और रेगुलर बातचीत होती है। अब तो हवाइयां उड़ गई। तो एक ही बात कहा उन्होंने, कहा कि अगर ये बात बाहर आ गई सारी डिटेल, तो क्या होगा। वो बोले ही नहीं भाई साहब कि हमको मंत्री बनना है कि संतरी बनना है, कहे भाई साहब प्रणाम, मैं आपके दर्शन करने आया था, चले गए उठ के। ये होती है रिपोर्टिंग। एक भाई साहब गए मंत्री बनने के लिए, तो उनका तुरंत कहा कि वो अभी नया वाला मकान बनवाया है, बड़ा अच्छा मकान बना है। अब सोचो आप, वो आदमी एक एक अपने एक एक आदमी क्या रिपोर्टिंग रखता है, बड़ा अच्छा मकान बना है, कितना लग गया, तो शायद उन्होंने बताया कि 18-19 करोड़ लगा है। कहा रे, खर्चा तो 90 करोड़ का हुआ है मकान में, वो वहां से पैसा आया था, कहां से आया था, कुछ रूट वूट भी बता दिया। वो मंत्री बनने आए थे, बहुत सीनियर लीडर हैं। कहा भाई साहब प्रणाम, बस दर्शन करने आए थे, अपनी इच्छा नहीं बता पाए, इच्छा बताने के पहले ही इशारा हो गया कि सारा। ये डायरी मेंटेन जहां होती है, जिससे आपका टक्कर है, जिससे मुकाबला है। मैं 35 की अनुपस्थिति क्यों सवाल खड़ा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी, मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी कॉल कर ले, भाजपा किसी नेता बेटी की शादी हो या अपनी शादी कर रहा हो, फेरे छोड़ के चला आएगा, बीच से कहेगा पंडित जी रुक जाओ, पंडित जी कहेंगे मुहूर्त, कहेगा मुहूर्त मोदी जी से हम निकलवा लेंगे दूसरा, अभी नहीं जाएंगे तो सारा जिंदगी भर का मुहूर्त बिगड़ जाएगा, राहु केतु शनि कहाँ बैठ जाएंगे पता नहीं चलेगा, अपना शादी ब्याह टाल देगा। इस ससुराल की शादी, यहाँ की शादी, वहां की शादी, बताइए आप, इतना बड़ा इवेंट आपका है ये महत्वपूर्ण। इसलिए सवाल मैंने किया, बहुत लंबा वक्त ले लिया, 1 मिनट मांगा था, दर्शक कई बार गुस्सा हो जाते हैं मुझसे। हाँ हेमंत भाई, ये कैसे चलेगा बताइए, इसीलिए आशीष इतने भाई एग्जाम। देखिए, आशीष भाई ये कोई बहुत महान बात नहीं है कि मोदी और शाह क्या करते हैं। जो मोदी करते थे, मोदी ने अपने से बड़े जितने तोपची थे उन सबको इसी तरह की सूचनाओं से निपटाया था अपने दौर में। आज उसी कड़ी पे आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने भी वही पैटर्न अपना लिया कि हाँ भैया मकान इतने में बना है, वो अलग कोई बहुत महान बात नहीं है। कोई भी गृह मंत्री आप बन जाओगे, आपके पास भी पूरे देश की जन्म कुंडली होगी, इसमें नथिंग ग्रेट अबाउट इट। और 2004 से 14 तक गांधी परिवार के पास भी ऐसा ही फीडबैक होता था और उनका भी ऐसा ही रवैया होता था। सत्ता के अंदर राजनीति और होती है आशीष भाई, और विपक्ष के अंदर राजनीति और होती है। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर होते हो तो आपको मानसिक तौर पर अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ती है, अपने चारों तरफ का सिस्टम बदलना होता है। सत्ता के घोड़े अलग है, विपक्ष के घोड़े अलग है, ये हम बार बार कहते हैं। आज की एक घटना बताता हूँ, आपने तमाम एग्जाम्पल दे दिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कहा कि भाई इस पर डिस्कस करेंगे, तो मेरा जो सबसे पुख्ता सूत्र है, सबसे पुख्ता सूत्र, जब मैं 2001 में कांग्रेस कावड़गढ़ी शुरू की थी, आज से 24 साल पहले, तब से मेरा सूत्र, कई राज्यों का प्रभारी, सीडब्ल्यूसी, पता नहीं क्या क्या, बहुत छोटी चीज है सीडब्ल्यूसी, कई बार का मंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी कई बार। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा जी कहाँ हो, मैंने कहा जी घर हूं। मैंने कहा आप घर हो, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। कहते फिर क्या हो गया। तो मैंने कहा आप गए नहीं। बोला ना, मगर आपको इनवाइट नहीं किया। बोला इनवाइट क्यों नहीं करेंगे, मैं तो इनवाइटेड हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं गए। बोला साहब अपनी इज्जत बचानी थी, मैं आपको व्हाट्सएप भी भेज सकता हूँ स्क्रीनशॉट का, तो अभी स्क्रीनशॉट से पढ़ रहा हूँ ना। तो मैंने कहा कि क्या, उसने कहा अपनी इज्जत अपने हाथ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो कोट अनकोट बताऊं आपको या हिंदी करके बता दूं, अंग्रेजी में है मैसेज, बहुत बड़ा हिंदी करके बताओ। येस्टरडे, कल, व्हेन आरजी वेंट टू बिहार, कल जब राहुल गांधी भी बिहार गए, राहुल गांधी को कांग्रेस के बड़े नेता आरजी बोलते, उनको पीजीवी बोलते, सोनिया को मैडम बोलते।
When RG went to Bihar, कल जब राहुल गांधी जी बिहार गए, इवन द 2 सिटिंग MPs, बिहार के जो दोनों सिटिंग MP हैं, वर नॉट गिवन ए प्लेस टू सिट। उनको उनके कार्यक्रम में ना तो बैठने की जगह दी गई, नॉर डिड ही इवन रेफर टू देम बाय नेम, ना ही मंच से उनका नाम लिया। दिस इज द न्यू ऑर्डर इन द पार्टी, व्हाट आई विल डू। ये पार्टी की नया सिस्टम है, मैं क्या करूंगा वहां जाके। ये कांग्रेस का प्रभारी, कितनी बार का मंत्री, कितनी बार का भावी मुख्यमंत्री, और उस व्यक्ति को अमित शाह 3 बार ऑफर कर चुके हैं पर्सनली, क्या आप हमारे यहाँ आ जाइए। उसके बाद वो गया नहीं, लेकिन उसकी हालत देखिए कि वो CWC में भी नहीं गया। राहुल गांधी को पप्पू बनाने का प्रोजेक्ट आप और मैं गलत आरोप लगाते हैं, हमें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को पप्पू बनाने का प्रोजेक्ट बीजेपी RSS का है अपनी जगह, कोई भी करेगा, लेकिन ना बनने देने का काम राहुल गांधी को कोई कुछ भी कहता रहे। मुझे तो पता है वो कितने ज्ञानी आदमी, अच्छी हर इशू पे वो आपसे घंटों बात कर सकते हैं, दुनिया कोई टॉपिक ले आइए, और उनसे सहृदय, उनसे सरल, उनसे ईमानदार, उनके जो मेरे सवाल जवाब है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे चर्चा भी हुई थी मेरी आपकी, कोट एंड कोट लंदन का एक रेफरेंस था, मैंने बताया भी था आपको। उसके बावजूद भी उनको पप्पू किसने बनवाया? मैं फिर कहता हूं आज एक बात, उनके चारों तरफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो राहुल गांधी बनकर के उभरे, उनका कोई भी काम सिरे चढ़े, उनका कोई भी प्रोजेक्ट सिरे चढ़े, असली पीड़ा है वो। आप मुझे बताइए बिहार में क्या करने गए थे? अगर आप अपने MPs का इनाम नहीं ले, क्या करने गए थे? मुझे तो नेता तब बनाओगे जो बने हैं, उनको तो बचा लो यार। आज आपने CWC में संख्या गिना दी, इतने लोग आए थे, गिनते रहिए, आप क्या फर्क पड़ता है? 35 नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कह रहा हूं जो आए थे, एक बार उनके चेहरे देख लो, ना हो तो मैं फोटो भेज देता हूं आपको, ग्रुप फोटो, उनमें से कितने आदमी काम के कांग्रेस के और कितने लायबिलिटी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है माय डियर, इट्स ए जगरनॉट, इट्स ए वार फाइटिंग मशीन। एग्जैक्टली यही कहना चाहता था। हाँ, ये वार फाइटिंग मशीन है। वहां पर जो आदमी पार्ट टाइम है वो भी फुल टाइमर है, 22 घंटे काम करता है, और आपके यहाँ जो फुल टाइमर प्रवक्ता है, आप एक काम कीजिएगा, कल कोई काम मत कीजिएगा, सुबह सुबह 11 बजे तक आप छुट्टी कीजिए, सारे प्रवक्ताओं के नंबर भेजता हूँ आपको कांग्रेस के, और मैं शर्त लगाता हूँ कि 10% प्रवक्ता आपका फोन उठा लेंगे या जवाब देंगे तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे क्या? अगर वो प्रवक्ता आशीष चित्रांशी का फोन नहीं उठाते तो उन्होंने पार्टी का बढ़िया मैनेजमेंट बढ़िया नहीं कर दिया, फिर कोई कमी रहेगी क्या? जो आज CWC में बैठे हुए थे 90% फूके हुए कारतूस है, टेक इट फ्रॉम मी, 90%, और जो 10% है जो बाकी बचे हुए, वो केयर ऑफ आशीष चित्रांशी, केयर ऑफ हेमंत अत्री, केयर ऑफ अशोक वानखेड़े, कोई भी जमीन का नहीं है। कर लो, आप क्या करोगे? ना लड़ने का मादा बचा। अकेले राहुल गांधी पद यात्रा करते रहे, क्या फर्क पड़ गया? सत्यानाश तो स्टेट वालों ने कर दिया ना। महाराष्ट्र में इस चुनाव के परिणाम की उम्मीद थी आपको, मध्य प्रदेश का चुनाव आपकी जेब में था, 150 सीटें आनी थी, और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? केरला से, अगर आपको याद हो, जीता एक इलेक्शन, क्या हुआ? मतलब वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आखिरी 48 घंटे में पार्टी चुनाव आएगी। ठीक, मध्य प्रदेश देखा आपने, राजस्थान देखा आपने, हरियाणा देखा, हरियाणा 75 सीटों से शुरू हुआ था, देख लीजिए। महाराष्ट्र में कोई सोच सकता था ये परिणाम आएगा लोकसभा का चुनाव देखने के बाद? तो समझना पड़ेगा आपको, राहुल गांधी के चारों तरफ की जो टोली है वो पार्टी के सर्व सत्यानाश की गारंटी है, लिख के रख लीजिए आप। उनके चारों तरफ जो लोग हैं, राहुल से बात करना आसान है, उनसे मिलना आसान है, इन लोगों तक पहुंचना असंभव है, ये याद रखिएगा मेरी बात। यही वहां का भी रास्ता रोकते हैं। आपने इतनी कहानी बताई, मैं एक और बता देता हूं। जब पदयात्रा चल रही थी तो एक कार्यक्रम किया था टीवी पर, जैसे आते हैं ना वो 5 एडिटर 6 एडिटर बैठा के, अलग अलग टाइप के अलग अलग चैनल होते हैं। तो एक कार्यक्रम में जयराम रमेश जी थे, प्रभारी महासचिव जो संचार के हैं। इन्होंने राहुल की पदयात्रा को कहा कि ये राहुल की पदयात्रा नहीं है, अपने पूरा अंग्रेजी वाले अंदाज में, ये कांग्रेस की पदयात्रा है। ये उनका स्टेटमेंट है। और वहां बैठे हुए एक संपादक, जो संपादकों की सूची थी उसमें से एक भाऊ थे हमारे अशोक वानखेड़े जी। इन्होंने, भाई जैसे हम लोग बोलते हैं वो तो जग जाहिर है, इन्होंने तुरंत जयराम को कहा कि ऐसा है, फिर राहुल को इस यात्रा से हटा करके, और कितने लोग फिर कांग्रेस की पदयात्रा में कितने लोग खड़े हो जाते हैं, जरा एक बार काउंट करवा लेते हैं, कर लो।
तो जुबान बंद हो गई। अब ऐसा आदमी जो अभी आपने कहा, क्यों एग्जाम्पल बताया, आपने कहा ना कि वो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी, वो आरजी एक ब्रांड बने। मोदी को ब्रांड बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कहते कहते ना कि जितने संसार के सभी तत्व लग जाते हैं, तो भाजपा के सभी तत्व लग गए थे ब्रांड बनाने में। जो मोदी से डरे हुए थे वो भी लगे थे कि सत्ता में आ जाए, बाद में मोदी देख लेंगे, पहले सत्ता में आना है, तो उसके लिए मोदी को ब्रांड बनाना है। राहुल को सत्तम कांग्रेस आए 50 साल ना आए, 100 साल ना आए, राहुल ब्रांड न बन पाए, ये कांग्रेस में बैठे राहुल के आसपास के लोगों की अंतिम कोशिश है। अंतिम कोशिश मतलब आखिरी प्रयास यही रहता है कि ये ब्रांड न बन पाए। और जिस कमरे में पहली बार पप्पू बोला गया था, 3 नेता कौन से कांग्रेस के मौजूद थे, उनका फिर नाम हम नहीं लेना चाहते, कांग्रेस के नेता ने नाम दिया था पप्पू, नवजोत सिद्धू ने लिया था। मैं बता 3 नेता बैठे थे उस कमरे में, 3 नेता बैठे थे। नवजोत सिद्धू गेव हिम दिस नेम, और तो वो सबसे प्रिय रहे, फिर एक दौर में मंत्री रहे, पता नहीं पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, और पीसीसी को इस तरीके से चलाया कि जैसे मेरी जेब में। संगठन का तो आदमी नहीं, वो तो अपने आप को सेलिब्रिटी मानता है। हाँ, और जो आपने जिक्र किया, ऐसे ये कार्यक्रम में मैं और भाऊ बेंगलोर में थे, पीछे इंटरेक्शन हो रहा था बड़े लोगों से, तो ऐसी कोई बात चली कि क्या है क्या नहीं है, तो भाऊ तो आपको पता है जैसे है, वो मेरी आपकी तरह बचते तो है, उन्होंने सीधा ही नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में आपके एक बहुत महान नेता, कांग्रेस के लोग थे, आपके महान नेता से पूछा गया कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं या मोदी, तो बोला उन्होंने मोदी का नाम लिया। हाँ, जयराम ने लिया, जयराम ने। तो जिस पार्टी का मुखिया, प्रवक्ता, मुख्य जो मीडिया का हेड है, हाँ, हेड है, तो वो अपने नेता को अपने कंपटीटर से नीचे मानता हो, तो उस पार्टी का तो कल्याण अवश्यंभावी है। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका कल्याण होगा। हो गया। लेकिन आशीष भाई, ऑन ए सीरियस नोट, लेट मी टेल यू दिस, आज की तारीख में इस देश में आजादी के समय वाली स्थिति है, बहुत मजबूत विपक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी की नेकनीयती, उनकी ईमानदारी, उनकी देश के प्रति कमिटमेंट, उनकी पढ़ाई लिखाई, किसी पर किसी को कोई डाउट नहीं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो उनके अंदर से आम आदमी की आवाज निकलती है। ये मैंने पर्सनली देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार। लेकिन अगर उनको सक्सेसफुल होना है, उनको लिए केवल एक ही है, ये इस तरह के अधिवेशनों से कुछ नहीं होना जाना। मैंने आपको पहले कह दिया, रायपुर और जयपुर अधिवेशन में से कितने प्रस्ताव और कितने आपके संकल्प पास हो गए, जरा देख लीजिएगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ना हुए ना होंगे, ये भी लिख लीजिए। यहां जो आप करके आओगे वो भी नहीं होंगे। राहुल गांधी को केवल एक ही चीज करने की जरूरत है कि अपने चारों तरफ जो कुछ भी है उसको एक बार देख ले कि क्या खोया और क्या पाया इनके सहारे। और हो सके तो इस देश के अंदर बहुत सारी जुनूनी लोग हैं, बहुत जुनूनी लोग, उनको साथ लगा करके, जिनका कमिटमेंट है, जो वास्तव में देश के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। अपॉर्चुनिस्ट जो है ना, जो धर्म के आधार पर, वो सब दुगीपंजी के चक्कर में लगे हुए, किसी का विचारधारा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के पास एक विरासत तो है, कांग्रेस के पास राहुल गांधी की ईमानदारी में तो कोई शक नहीं। जिस तरीके से ये उसको टारगेट करते हैं, सारी बात है, मुझे लगता है आज की तारीख में राहुल गांधी को, खुद को तो वो कर चुके रीइन्वेंट, अपनी पूरी पार्टी को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। जो ये परिवारवाद वाला जो ये माल भरा हुआ है, जो अरबों खरबों खा चुके हैं, जो सोनिया जी कहती है ना, आवर्स इज ए पुअर पार्टी ऑफ रिच लीडर्स, ऑफ रिचेस्ट लीडर्स, दैट्स व्हाट सोनिया गांधी कॉल्स सो मेनी टाइम्स, पर्सनली वंस शी रेफर्ड इट टू मी, ours is a poor party of richest leaders, that's how she explains. Issue is not that, issue ये होता है कि जब आपके सिर के ऊपर से पानी उतर जाए, और देश के सिर के ऊपर से भी पानी चला गया आशीष भाई, आज नीतिगत स्तर पर कोई नीति देख लीजिए आप, अर्थनीति, विदेश नीति, कोई नीति उठा के देख लीजिए, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। उसके लिए कांग्रेस पार्टी की देश को पहले से ज्यादा जरूरत है, नंबर एक। राहुल गांधी जैसे ईमानदार नेता की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राहुल गांधी को खुद को अपना कर लिया रीइन्वेंट, अब अपने चारों तरफ में कौन अपॉर्चुनिस्ट है, कौन किसकी स्लीपर सेल है, जो वो खुद कहते हैं, तो मुझे लगता है उस पर बैठ करके काम करने की जरूरत है। और जो ये जो है ना, जिसको कहते हैं कि जिनके पैरों के तले जमीन नहीं है, उन सब से मुक्ति पाने की जरूरत है। उनको कहीं और काम में ले लो भाई, हाँ, उनको बारात में यूज कर लेना, जंग के लिए दूसरे लोग तैयार कर लो, अभी तो समय है, 4 साल बचे हुए चुनाव में, क्यों इस देश को बर्बाद करा रहे हो इस विभाजन के नाम पर। देखिए, उनके पास इतना पैसा है, बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी ने 58 साल राज किया इस देश पे, कितने राज्यों में दफ्तर है, आज बीजेपी का हर जिले में दफ्तर है बॉस, हर जिले में 5 स्टार ऑफिस,
तहसील तक में विधानसभा में खोल दिया है, विधानसभा में दफ्तर खोल दिया है। ये सारा नोटबंदी की देन है, ये भी आपको पता होगा। नोटबंदी के समय जो कुछ था, छोड़ दीजिए उस बात को। 51 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अब आपके पास 4 साल का समय है, तो आप कौन अपना कौन पराया उसकी वो करके, वरना ये इस तरह के अधिवेशनों के कोई मायने नहीं है। कल फिर 2000 आदमी भी आ जाएंगे, वो भी वही है, मेरा नाम एआईसीसी में लिख दीजिए, मैं कौन हूं, मैं श्री चित्रांशी का भाई हूं, मैं कौन हूं, उसका भतीजा हूं, मैं उसका चाचा हूं। इससे बाहर तो कांग्रेस है नहीं। आम आदमी का कहां क्या है? राहुल को ये सोचना पड़ेगा अगर उनको कामयाब होना है तो, वरना धन के मामले में, मैनिपुलेशन के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में मोदी और शाह को वो compete नहीं कर सकते। इस टीम के साथ, इस सिडलूसी के साथ, इस जो कल आने वाले क्रांतिकारी आपके हैं 2100, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बहुत ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो 2001 से 2024 तक मैंने कांग्रेस कवर की हर दिन। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आपने कहा ना कि वो ये जो बारात में इनको नचवा लो, बारात में इस्तेमाल कर लो इनको, और जंग पर दूसरे को लगाओ जो लड़ने जिनमें जज्बा है। और वाकई इनको रखे हैं, नहीं भाई नहीं जाने को तैयार है तो रखो, बारात में जब नागिन डांस करना हो तो बुला लो, अपना लोट लोट के नागिन डांस करेंगे ये लोग। बाकी हमको इजाजत दीजिए, कल के अधिवेशन पर नजर हमारी हेमंत जी की सबकी नजर है लगातार इस पे बनी हुई, उससे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, हमें न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।